स्टूडेंट्स, आज हम सब कक्षा 5वीं की कलश व्याकरण जो है हिंदी की, उसका पाठ 3 शब्द विचार पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? वर्ण विचार। क्या पढ़ा था? वर्ण विचार। वर्ण विचार में हमने वर्ण की परिभाषा जानी थी। क्या थी वर्ण की परिभाषा? और फिर हमने किसकी परिभाषा जानी थी? शब्द की परिभाषा, वाक्य की परिभाषा, ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। वर्ण की परिभाषा एक बार दोहराएंगे। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। और शब्द की परिभाषा क्या होगी? शब्द की परिभाषा वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ऐसे ही वाक्य की परिभाषा हमने जानी थी। शब्दों का अर्थपूर्ण समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो अब हमने वर्ण विचार पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? शब्द विचार। ठीक है मिनी, क्या तुम्हें पता है कि वर्णों के सार्थक मेल द्वारा ही शब्दों का निर्माण होता है? अब दो बच्चे हैं, आपस में बात करते हुए जा रहे हैं। उसमें एक बच्चा बोल रहा है, मिनी क्या तुम्हें पता है ना, वर्णों के सार्थक मेल द्वारा ही शब्दों का निर्माण होता है। तो हाँ, मुझे पता है, और इनका वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। बच्ची क्या बोल रही है? कि मुझे पता है, और इनको कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। ठीक है, अब ध्वनि से वर्ण बने और वर्ण से शब्द की रचना हुई। ध्यान रहे कि वर्णों का सार्थक मेल ही शब्दों का निर्माण करता है। देखिए, अभी हमने परिभाषा जानी थी ना कि वर्णों का कैसा मेल होना चाहिए? सार्थक। तो ध्यान हमें ये रखना है कि वर्णों का कैसा मेल हो? सार्थक मेल हो, वही क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। जैसे ये की धन ता धन ब, तो क्या बना? किताब, है ना। उपर्युक्त शब्द से किताब का चित्र स्पष्ट हो जाता है। हम किताब बोलते हैं तो हमारे सामने किताब की फोटो आ जाती है, इसलिए यह शब्द कैसा है? सार्थक है। इसी प्रकार अन्य शब्द जैसे बंदर, फूल, पेड़, है ना। देखिए, यहाँ बंदर दिया है तो हमारे सामने इस बंदर की फोटो आ गई। फूल शब्द यदि हमने बोला तो हमारे सामने एक फूल की फोटो भी आ गई, और पेड़ बोला तो हमारे सामने एक पेड़ की फोटो भी आ गई। तो जब वर्णों का सार्थक समूह हो, यानी जिसका अर्थ निकले, जब ऐसा शब्द हो तो हमारे सामने उस शब्द की जो भी पिक्चर है वो क्लियर हो जाती है। ये सभी वर्णों के सार्थक मेल से बने हैं, इसलिए ये शब्द हैं। यदि इन सभी शब्दों में आए वर्णों का क्रम बिगाड़ दें तो इनके अर्थ अस्पष्ट हो जाते हैं। जैसे बंदर का यदि हमने दंबर कर दिया, है ना, फूल का यदि हमने लफू कर दिया, और पेड़ का हमने ड़पे कर दिया, तो यदि वर्णों का संयोजन अर्थपूर्ण हो तभी शब्द की रचना होती है। अब यहाँ पर हमने क्या किया? ये अर्थपूर्ण नहीं है, हमने इसको उल्टा सीधा जमा दिया, तो ये क्या है? कैसे शब्द है ये? निरर्थक। इनका कोई क्या नहीं है? अर्थ नहीं है। इसलिए इन शब्दों को हम कैसे शब्द कहेंगे? निरर्थक शब्द। शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब उन्हें पद कहा जाता है ना। वर्णों को जब हम जोड़ते हैं, दो वर्णों को जब हम जोड़ते हैं तो वह बनता है शब्द। ये शब्द बन गया। अब शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पद कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये वह बाजार, है ना, ये बाजार वर्ण, ये शब्द अलग, ये शब्द अलग, और ये शब्द अलग। तो इनको जब हमने जोड़ा तो ये क्या बन गया? एक पद बन गया। क्या बन गया? ये एक पद बन गया, यानी ये एक वाक्य बन गया। ठीक है, जैसे माँ मैं बाजार जा, यह वाक्य नहीं है क्योंकि यहाँ सिर्फ शब्दों का ही प्रयोग हुआ है। जब हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, साथ ही लिंग, वचन आदि का प्रयोग उचित रूप से करते हैं, तब वाक्य सार्थक रूप से प्रकट होता है। ठीक है, किनका किनका प्रयोग करना पड़ेगा हमें वाक्य में? एक तो हमें करना पड़ेगा कारक चिन्ह का, और लिंग, वचन, ये सब व्यवस्थित रहेंगे तो ही वह क्या बनेगा? सार्थक शब्द बनेगा जिसका अर्थ निकले। और यदि इनका प्रयोग नहीं हुआ, जैसे माँ मैं बाजार जा, अब ये वाक्य है माँ मैं बाजार
जा। तो अब इसमें हमें कोई अर्थ पता चल रहा है? नहीं। यदि हम इसमें क्या नहीं, मैं बाजार जा, यदि हमने यहाँ रहा हूँ नहीं लगाया तो यह कैसा निरर्थक वाक्य है। और रहा हूँ लगाने से यह कैसा बन गया? सार्थक बन गया। इसलिए कैसा समूह होना चाहिए? शब्दों का अर्थपूर्ण समूह होना चाहिए, तभी वह क्या होगा? वाक्य बनेगा। और कैसा? सार्थक। ठीक है। उपरोक्त शब्दों को हम इस प्रकार लिखते हैं तो यह वाक्य होगा। माँ और मैं बाजार जा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर हमने क्या जोड़ा? और जोड़ा, तब यह कैसा वाक्य बन गया? सार्थक। ठीक। ऐसे ही यहाँ दिया है शब्दों का वर्गीकरण। अब शब्दों का वर्गीकरण दिया है। हमने पहले वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा था, अब यहाँ पर किसका वर्गीकरण दिया है? शब्दों का। व्याकरण में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? व्याकरण में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर, है ना। उत्पत्ति यानी उनकी रचना कैसे हुई, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका निर्माण कैसे हुआ, उसके आधार पर। दूसरा रचना के आधार पर, है ना। तीसरा अर्थ के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार पर। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, और चौथा प्रयोग के आधार पर। ये क्या है? शब्दों का वर्गीकरण है। कितने भागों में बांटा है शब्दों को? 4 भागों में। अब सबसे पहला पढ़ते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का अर्थ हम कैसे समझेंगे? देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। कैसे? कितने भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर? 5। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द, है ना। अभी तक हमने तत्सम तद्भव ये जाना था, लेकिन ये वास्तव में कैसे शब्द हैं ये हम आज जानेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। सबसे पहला लेते हैं हम क्या? तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द किसे कहेंगे? ऐसे शब्द जो किस भाषा से? संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों, है ना, जैसे के तैसे हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे अग्नि, भगिनी, सर्प, मयूर, उच्च, हस्त, लक्ष्य, क्षति आदि, है ना। ये ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा में, ये है तो संस्कृत भाषा के, लेकिन हिंदी में भी इनका प्रयोग ऐसा ही किया जाता है। तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। ठीक है। एक बार फिर से, जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम कहेंगे तत्सम शब्द। ठीक है। अब आता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द की परिभाषा क्या है? संस्कृत भाषा से बिगड़कर हिंदी में आए शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं, लेकिन उन्हें हमने बिगाड़ कर या फिर उसका रूप बदल के हमने किसमें प्रयोग किया है? हिंदी में प्रयोग किया है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहेंगे। जैसे आग, गांव, दांत, मोर, हाथ, लाख और सिंगार आदि, है ना। जैसे संस्कृत का शब्द क्या है? अग्नि, और अग्नि को हमने बिगाड़ कर उसका क्या नाम रख दिया? आग। ऐसे ही ग्राम, ग्राम का क्या हुआ? गांव। तो ग्राम शब्द क्या है? तत्सम, और गांव शब्द क्या है? तद्भव। तो तद्भव की परिभाषा फिर से एक बार, संस्कृत भाषा से बिगड़कर हिंदी में आए शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। या ऐसे इसकी एक और परिभाषा ये भी हो सकती है, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से, है ना, रूप बदलकर हिंदी में आए हैं, उसे हम क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहेंगे। ठीक है। अब आता है तीसरा देशज शब्द। देशज मतलब क्या होता है? देशज शब्द की परिभाषा क्या होगी? जो शब्द क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय बोलियों से हिंदी भाषा में आए हैं,
किससे? क्षेत्रीय भाषा से, या फिर अपनी जो बोली होती है, स्थानीय बोली होती है, उससे हिंदी भाषा में आ गए हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। जैसे पगड़ी, लोटा, झोला, पेट, खिचड़ी, जूता, पैसा आदि, है ना। ये सब ऐसे शब्द हैं जिनको हम हमारे घर पर बोली जाने वाली भाषा में या बोली में यूज करते हैं, और साथ ही ये क्या है? क्षेत्रीय भाषा के शब्द है। ठीक है, जो शब्द क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय बोलियों से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। ठीक है, अब आता है विदेशज शब्द। विदेशज, जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं वे विदेशज शब्द कहलाते हैं। क्या होगी विदेशज की परिभाषा? जो शब्द कौन सी भाषा से? विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें हम कहेंगे विदेशज शब्द। ठीक है, जैसे अंग्रेजी शब्द है स्कूल, डॉक्टर, स्टेशन मास्टर, ऑफिस, बॉक्स, बटन, फंड, इंच आदि। ये सब कैसे हैं? अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन हम इन शब्दों को हिंदी भाषा में ऐसे ही प्रयोग करते हैं, बदल कर नहीं। हम स्कूल ही कहते हैं, हम विद्यालय बहुत कम कहते हैं। तो ये जो ऐसा बोलते हैं मैं स्कूल जा रहा हूँ, ऐसा हम बोलते हैं, तो ये स्कूल शब्द तो अंग्रेजी शब्द है, तो इसको हमने किस में प्रयोग किया? हिंदी भाषा में प्रयोग किया। इसलिए यह कैसा शब्द है? विदेशज। जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? विदेशज शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? विदेशज। तो हमने कौन कौन से 4 भाग देखे? एक तो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। एक बार फिर से तत्सम की परिभाषा, जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द, संस्कृत भाषा से बिगड़कर या बदलकर हिंदी में आए शब्दों को क्या कहेंगे? तद्भव शब्द। और देशज शब्द, जो शब्द क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय बोलियों से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें देशज शब्द कहेंगे। और विदेशज शब्द, जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं। कहाँ से आए हैं? विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहेंगे। ठीक है, तो ये हमने किसके भाग देखे? शब्द के 4 अंग। अब अरबी फारसी शब्द खत, खबर, गुस्सा, उम्र, कबूतर, कमल, गुल, दोस्त आदि, ये शब्द हैं अरबी और फारसी। ये अरबी और फारसी से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं और हम इनका प्रयोग करते हैं। अब तुर्की शब्दों का भी प्रयोग हमारी हिंदी भाषा में किया जाता है, जैसे कालीन हुआ, कैंची हुआ, मुगल, तोप आदि। ये कैसे शब्द है? तुर्की शब्द है। ठीक है, अब चीनी शब्द कौन कौन से? पटाखा, है ना। पटाखा क्या है? चीनी शब्द है। चाय, ये भी चीनी शब्द है। लीची, ये भी चीनी शब्द है। तो हमने अरबी शब्द, तुर्की शब्द और चीनी शब्द का भी ज्ञान प्राप्त किया। अब आते हैं 5वां नंबर आता है संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहेंगे? 2 भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे शंकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द कहते हैं, है ना। 2 भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर, कैसे शब्द? 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी। अब रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है, तो दोनों को मिला के क्या बन गया? रेलगाड़ी। तो ये कैसा शब्द हुआ? संकर। कैसा? संकर। और घड़ी, साज। घड़ी का मतलब, ये घड़ी हिंदी शब्द है और साज का मतलब अरबी शब्द का है ये। तो घड़ी साज इकट्ठा हो गया तो ये भी कैसा शब्द हुआ? संकर। क्यों? क्योंकि ये 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। समझ में आ गया? संकर शब्द किसे कहेंगे? 2 भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक है,
हमने अभी कौन से किसके आधार पर देखा था? उत्पत्ति के आधार पर वाक्य के प्रकार देखे थे हमने, सॉरी शब्दों के 4 भेद देखे थे हमने। अब आता है रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, है ना। हम वाक्य शब्द की रचना किस तरह कर रहे हैं उसके आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। कौन कौन से 3? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? ऐसे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं और उन्हें अलग अलग लिखने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो, रूढ़ शब्द कहलाते हैं ना। ऐसे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, जिन्हें अलग अलग लिखने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे गर्दन, घोड़ा, मटर आदि, है ना। ये ऐसे शब्द हैं जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, और इनको यदि हमने अलग अलग कर दिया, गर और दन, इन दोनों को अलग किया तो क्या कुछ अर्थ निकला? नहीं। घोड़ा को घोड़ा, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। और ऐसे ही मटर, इसको भी यदि अलग किया तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए इन्हें कैसे शब्द कहेंगे हम? रूढ़ शब्द। अब आता है दूसरा यौगिक शब्द। कौन सा शब्द? यौगिक। किसी रूढ़ शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय या अन्य शब्द जोड़ा जाए तो वह यौगिक शब्द कहलाता है। क्या है यौगिक शब्द की परिभाषा? किसी रूढ़ शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय या अन्य शब्द जोड़ा जाए तो वह यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे रसोई घर, धनवान, दूध वाला आदि, है ना। अब हमने इसमें रसोई, देखिए अब हमने इसमें क्या जोड़ा? प्रत्यय या उपसर्ग जोड़ा जाए। अब यहाँ घर ये शब्द है, इसमें हमने क्या जोड़ दिया? रसोई। ये क्या हुआ? उपसर्ग। तो ये उपसर्ग हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया? रसोई घर बन गया। ऐसे ही धन, है ना, धन, उसमें हमने क्या जोड़ा? वान प्रत्यय जोड़ा। वान प्रत्यय हमने जब जोड़ा तो ये शब्द क्या बन गया? धनवान। ठीक है, एक नया शब्द बन गया। अब ऐसे दूध, और इसमें हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया? वाला। प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे। उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के आगे। आगे उपसर्ग लगता है और पीछे प्रत्यय। तो हमने वाला प्रत्यय जोड़ा तो ये शब्द क्या बन गया? दूध वाला। ठीक है, तो किसी रूढ़ शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ने पर, ये रूढ़ शब्द है, इसमें हमने प्रत्यय या उपसर्ग जोड़े, तो जोड़ने पर जो यौगिक शब्द बनता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं, है ना। ऐसे शब्द जो बनता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक, अब ऐसे योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो यौगिक के समान बनते तो हैं लेकिन सामान्य अर्थ में प्रयुक्त न होकर किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, है ना। कैसे शब्द? ऐसे शब्द जो यौगिक के समान बनते हैं। यौगिक हमने ऊपर देखा था अभी, ठीक है। ये जो कैसे प्रत्यय, जो रूढ़ शब्द में प्रत्यय या उपसर्ग लगाया जाए तो बनता है यौगिक शब्द। तो ऐसे शब्द जो यौगिक के समान बनते तो हैं लेकिन सामान्य अर्थ में प्रयुक्त न होकर किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे जलज, जल में उत्पन्न। अब जलज शब्द कमल शब्द के लिए रूढ़ हो गया है। ठीक है, किसके लिए जलज शब्द? हम जलज किसको कहते हैं? कमल के लिए। जलज किसको कहेंगे? कमल को। तो जो कमल शब्द के लिए हमने जिस शब्द का प्रयोग किया जलज, वह क्या है? रूढ़ शब्द है। क्या है? रूढ़ शब्द है। पढ़ा, एक तो रचना के आधार पर और दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। ये हमने क्या पढ़े? शब्द के भेद पढ़े। अब हम आगे के जो नंबर 3 और 4 है वह अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको यह पाठ पढ़ना है और इसको समझना है। ठीक है, समझने के साथ ही
2 बार आप इसको बुक खोलकर पढ़ेंगे और वीडियो को ज़रूर देखेंगे। यदि आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको लेसन समझ में नहीं आएगा।